हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस का दूसरा वीडियो होगा जिसमें हम लोग इंटरनेट और नेटवर्किंग के बारे में बात करेंगे। मैं आप लोगों को एक बात ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियोस का जो मैंने सीक्वेंस चूज़ किया है या बनाया है, ये किसी बुकिश सिलेबस के अकॉर्डिंगली नहीं बनाया है। जो टॉपिक जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से मैंने वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग इंटरनेट और नेटवर्किंग के बारे में बात करेंगे। तो आइए अपना वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। ये हमारा इंडेक्स होगा इसमें कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करेंगे। जैसे हम इंटरनेट के बारे में बात करके एक एक दो दो लाइन में इन चीज़ों को जानेंगे जो इंटरनेट पे सर्विसेज मिलती हैं, टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं, टाइप ऑफ नेटवर्क क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजीज़। इन्हें हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि कौन सी टोपोलॉजी कहाँ यूज़ होती है, कौन सा नेटवर्क कहाँ यूज़ होता है। फिर नेटवर्क डिवाइसेज हमारे क्या हैं, आईपी एड्रेसिंग में हमारा क्या होता है, डीएनएस और डीएचसीपी की बात करेंगे, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स के बारे में, ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बात करेंगे, वाईफाई स्टैंडर्ड्स, मोबाइल नेटवर्क्स, फिर इंटरनेट एक्सेस मेथड्स और क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक्स। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर करने की कोशिश करेंगे। तो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट की तरफ चलते हुए अपने वीडियो का कंटेंट को हम लोग शुरू करते हैं। अब इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंटरनेट की अगर बात करें तो इंटरनेट क्या होता है? एक ग्लोबल नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और कम्युनिकेट करते हैं यूजिंग सम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स। तो इंटरनेट क्या है? ग्लोबल नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का, जो आपस में कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। वो क्या प्रोटोकॉल्स हैं वो सब हम लोग आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। इसके थ्रू क्या होता है? इट अलाउज यूजर्स टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट एंड शेयर डेटा एंड यूज ऑनलाइन सर्विसेज। जैसे हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, डेटा शेयर कर पाते हैं और बाकी जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो यूज़ कर पाते हैं। Internet works on the client server model where client requests information and server responds. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube एक सर्वर हो गया है और आप एक क्लाइंट हो गए हैं। आप YouTube के थ्रू इस वीडियो को देख पा रहे हैं या फिर इस वीडियो की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं। इंटरनेट के फीचर्स और यूजेस क्या होते हैं? इंटरनेट प्रोवाइड फास्ट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अक्रॉस द वर्ल्ड। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बात एक बता देता हूँ कि ये हम लोग किसी डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के लिए नहीं कर रहे हैं। कंटेंट मैंने उसी हिसाब से रखा है कि हम लोग टॉपिक को समझ पाएँ, प्लस जो हमारे ऑब्जेक्टिव में जिस तरह के सवाल आते हैं उन सवालों को हम डायरेक्टली अटेम्प्ट कर पाएँ। इट सपोर्ट्स कम्युनिकेशन सर्विसेज सच एज ईमेल, मैसेजिंग एंड वीडियो कॉल्स। इट इनेबल्स ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सच एज बैंकिंग, शॉपिंग, बिल पेमेंट। ये सब लोग बेसिक चीज़ें हैं इंटरनेट की जो हम लोग डे टू डे में यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, ईमेल्स भेजते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप लोग करते हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं, अपने फॉर्म्स की फ़ीस पे करते हैं। तो ये हमारे इंटरनेट के फीचर्स और यूजेस हैं। इसके अलावा इट अलाउज एक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज, डिजिटल लाइब्रेरीज, ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आप सब लोग जब तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यूज़ करते हैं। इसमें आई डोंट थिंक मेरे को कुछ बताने की अलग से नीड है। इट सपोर्ट्स एंटरटेनमेंट सर्विसेज सच एज गेमिंग, म्यूजिक वीडियोज एंड OTT प्लेटफॉर्म। ये वही सब चीज़ें हैं जो आप लोग डेली उसमें यूज़ करते हैं। आप लोग ऑनलाइन गेमिंग भी करते हैं, यूट्यूब पे म्यूज़िक भी सुनते हैं, वीडियो भी आप ये वाला यूट्यूब पर देख रहे हैं। तो ये सब कुछ इंटरनेट की हेल्प से ही हो पा रहा है। आगे हम लोग इंटरनेट की सर्विसेज की बात करते हैं कि इंटरनेट पे हम लोग क्या क्या सर्विसेज यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हम लोग इंटरनेट पर अपने ईमेल्स यूज़ करते हैं। आप लोगों के पास भी मेल आता होगा, आप लोग मेल भेजते होंगे, मेल्स को एक्सेस करते होंगे जिसमें हम लोग टेक्स्ट, फाइल, इमेजेस या डॉक्यूमेंट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हम लोग शेयर या एक्सेस कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, या फिर WWW, ये क्या होता है? ये कलेक्शन होता है लिंक्ड वेब पेजेस का एक्सेसिबल थ्रू द इंटरनेट। तो वर्ल्ड वाइड वेब, नाम से ही वेब मतलब इंटरनेट हमारा इसके अंदर आ गया है, जो कि बहुत सारे पेजेस आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे को हम और उन सारे पेजेस को हम एक्सेस कर पाते हैं। ये क्या करता है? ये हाइपर लिंक्स को यूज़ करता है और इसे चलाने के लिए एक स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउज़र क्या होगा यहाँ पे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। तो ये हाइपरलिंक यूज़ करता है और वेब ब्राउज़र एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, जैसे गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, मोजिला फायरफॉक्स है, टू हेल्प यूजर्स व्यू एंड नेविगेट ऑनलाइन इंफॉर्मेशन। तो वर्ल्ड वाइड वेब की हेल्प से ही जो पेजेस है वहाँ से हम लोग नेविगेट करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब एक्सेस करने के लिए हम लोग वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं, जो कि क्या होते हैं? एक तरह के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इस तरह से हम अपने कंटेंट को पिछली इंफॉर्मेशन या पिछले वीडियो के साथ भी लिंक करते हुए चलेंगे। अगला हमारा आता है सर्च इंजन। सर्च इंजन नाम से हमें पता चल रहा है कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे कुछ सर्च करते होंगे। तो कुछ हम लोग कीवर्ड्स होते हैं, जब हम कुछ सर्च करते हैं तो जो भी कुछ डालते हैं ना, कि जो चीज़ सर्च कर रहे हैं उसे कीवर्ड कहते हैं। वो डाल के हम लोग सर्च इंजन के थ्रू कुछ सर्च करेंगे।
अब सर्च इंजन जब वेब पर कोई चीज़ है तो वो भी किसी वेब ब्राउज़र में चलेगी वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू, जैसे गूगल हो गया, रेडिफ हो गया, याहू चलता था पहले। तो ये सर्च इंजन्स थे। गूगल पे आप लोग कोई भी चीज़ सर्च करते हैं। अब इनके पास क्या होता है, दे इंडेक्स बिलियंस ऑफ वेब पेजेस एंड डिस्प्ले द मोस्ट रेलेवेंट टू द यूज़र। तो बहुत सारे वेब पेजेस का इंडेक्सिंग एक तरह से इनके पास होती है। जैसे आपको कुछ भी सर्च करना हो, आप बिंग पर जाके सर्च करते हैं, google.com पे जाके सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल आप google.com पर गए और आपने डाला विश्वास क्लासेस, तो विश्वास क्लासेस से रिलेटेड जो भी कुछ इंटरनेट पर है गूगल आपको वो दे देगा। हो सकता है उसमें मेरे ही यूट्यूब चैनल का लिंक आ जाए, या हो सकता है कोई मुझसे बड़ा प्लेटफॉर्म और हो विश्वास क्लासेस का, जो किसी और कंट्री या किसी और स्टेट, किसी और सिटी में चल रहा होगा जिसके बारे में मुझे नहीं पता, तो वो आ जाए। तो ये हमारे सर्च इंजन्स का काम होता है। क्लाउड सर्विसेज जैसे आपके गूगल ड्राइव में, आप लोगों के फ़ोन में गूगल फोटोज़ होता है ना, फोटोज़ गूगल पे स्टोर हो जाती हैं, वो आपकी फ़ोन की मेमोरी में नहीं है, वो आपकी गूगल की मेमोरी में है। या फिर माइक्रोसॉफ्ट के वन ड्राइव में आपका है, या फिर अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो एप्पल की मेमोरी में वो है। तो वो आपकी क्लाउड सर्विसेज हैं। उसके अंदर आप डेटा अपने सिस्टम पे, मान लीजिए आपने लैपटॉप में या फ़ोन में कुछ स्टोर किया हुआ है, फ़ोन आपका ख़राब हो गया, आपका लैपटॉप आपके पास नहीं है, आप उस सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम लोग क्लाउड सर्विसेज पे जाते हैं। क्लाउड सर्विसेज से वो डेटा आपका ऑनलाइन इंटरनेट पे कहीं पे स्टोर्ड है, जो भी वो क्लाउड सर्विसेज आपको दे रहा है। फॉर एग्जांपल आपका गूगल ड्राइव, फिर आप किसी और दूसरे सिस्टम से उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड सर्विसेज की हेल्प से। तो ये आपका क्लाउड सर्विसेज का बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया है। आगे देखते हैं सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, तो टेलीग्राम एक तरह का सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। फेसबुक, इंस्टाग्राम एक तरह का सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या होता है कि यूज़र जो है आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, शेयर मीडिया एंड कोलैबोरेट। जैसे टेलीग्राम पे मैं आपको इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा लेक्चर की, तो आप लोग आपस में भी उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, मेरे से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो मीडिया हमने शेयर कर दिया, और रियल टाइम इंटरेक्शन होता है थ्रू पोस्ट, मैसेजेस, लाइव वीडियोस, ग्रुप्स और कम्युनिटीज़। जैसे हमने अपना ग्रुप बनाया हुआ है या हमारा चैनल बना हुआ है, तो रियल टाइम इंटरेक्शन है। आप आज उसमें कुछ पोस्ट करेंगे, मैं जैसे ही मैसेज देखूंगा, अगर मैं भी उस समय अवेलेबल हूँ तो मैं हैंड टू हैंड आपको रिप्लाई करूंगा, या फिर कोई और आपको रिप्लाई करेगा। तो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म भी हमारे इंटरनेट सर्विसेज हैं, या इंटरनेट में हम लोग यूज़ करते हैं, जो हमें रियल टाइम इंटरेक्शन देता है, पोस्ट करके, मैसेजेस करके, लाइव वीडियोस करके, ग्रुप से, कम्युनिटीज़ के थ्रू। आगे देखते हैं इंटरनेट की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे यूआरएल। यूआरएल क्या होता है? यूआरएल हमारा होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये किसी भी वेब पेज का एड्रेस होता है इंटरनेट पर। जैसे आपको यूट्यूब खोलना है तो www.youtube.com ये उसका यूआरएल है। आपको youtube.com के बाद आप अगर उसमें @विशवाइज क्लासेस डाल देंगे तो वो मेरे यूट्यूब चैनल का एड्रेस हो जाएगा। तो वो एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, एक स्पेसिफिक होता है, एक स्पेसिफिक एग्जैक्ट लोकेशन है किसी भी रिसोर्स की जो इंटरनेट पर है, जो किसी वेब ब्राउज़र के थ्रू ही आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आपका घर का इंडिविजुअल एड्रेस है, अगर आप पूरे अपने घर का एड्रेस डालेंगे तो उस एड्रेस पे कोई और दूसरा घर नहीं मिलेगा, सिर्फ आप ही का घर होगा। सेम वे किसी भी रिसोर्स को या वेब पेज को एक्सेस करना है तो जो उसका इंटरनेट पे ढूंढने का एड्रेस है उसे हम लोग यूआरएल या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। एचटीटीपी की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल या फिर सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि वेब पेजेस ट्रांसफर करने के काम आता है। इट डिफाइंस हाउ मैसेजेस आर फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड बिटवीन वेब सर्वर्स एंड वेब ब्राउजर्स। तो अब जो आपकी वेबसाइट है वो तो किसी गूगल क्रोम पे स्टोर नहीं है ना, वो तो किसी सर्वर पे या फिर किसी मेन फ्रेम पे कहीं पे स्टोर्ड है। बट आप उसको एक्सेस कहाँ से कर पा रहे हैं? गूगल क्रोम पे या माइक्रोसॉफ्ट एज पर। तो सर्वर का डेटा एज पे किस तरह से आपको रिफ्लेक्ट होगा, वो काम HTTP का है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस पर फुल फॉर्म नहीं लिखी हुई है, आप लिख लीजिए, मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ। HYPER हाइपर TEXT टेक्स्ट, प्रोनाउंस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग यहाँ पे बहुत गंदी आ रही है। ट्रांसफ़र ऊपर लिख देते हैं TRANSFER, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल PROTOCOL। HTTP होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, वेब पेजेस को ट्रांसफ़र करता है कि कैसे जो हमारे वेब सर्वर पे वेब पेजेस का डेटा है वो ब्राउज़र्स में हमारे पास किस तरह से आएगा और हमें दिखेगा। इसी का अगर सिक्योर वर्जन की हम लोग बात करें तो इसमें एन्क्रिप्शन यूज़ होता है, ये होता है HTTPS। इसमें इस S का मतलब होता है सिक्योर, ये एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड कर देता है। तो अब जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है आपके सर्वर से आपके ब्राउज़र में,
वहाँ पे आपके डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी है। डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी क्यों चाहिए, एन्क्रिप्शन क्यों चाहिए? फॉर एग्जांपल आप नेट बैंकिंग में लॉगिन कर रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उस समय अगर वो आपका सिक्योर्ड एचटीटीपी पर नहीं चलेगा, हो सकता है कोई आपका डेटा थेफ्ट कर ले, आपके अकाउंट से पैसे चुरा ले, इसलिए हमें एचटीटीपीएस चाहिए होता है। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं इंटरनेट की जो हमारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं। डेफिनेशन दे के हमसे ऑप्शन पूछा जा सकता है कि किसकी डेफिनेशन है, वन लाइन में वैसे भी पूछ सकता है, एचटीटीपी में टी क्या होता है या पी क्या होता है, पूछा जा सकता है ये हमसे। कुकीज़, कुकीज़ क्या होती हैं? कुकीज़ जो होती हैं स्मॉल फाइल्स होती हैं जो कि वेब ब्राउज़र में या यूज़र के ब्राउज़र में स्टोर हो जाती हैं। इसकी हेल्प से क्या होता है, जब लॉगिन डेटा या प्रेफरेंसेस हैं वो आपकी डायरेक्ट सेव हो जाती है। जैसे आपने google.com खोला तो डायरेक्ट गूगल का होम पेज लोड हो जाएगा, उससे इंटरनेट से वो डेटा पूरा रिट्रीव करने की नीड नहीं है। डेटा बैकएंड पे रिट्रीव होता जाएगा, आपके सामने वो इमीडिएटली आ जाएगा। या फिर जैसे आपके पासवर्ड स्टोर हो जाते हैं, तो ये सब आपकी कुकीज़ की हेल्प से होता है। कोई भी जो लॉगिन डेटा आपका स्टोर करना होता है या सेव प्रेफरेंसेस करनी होती है, वो काम कुकीज़ का होता है। कुकीज़ जैसे टॉफ़ी होती है हमारी छोटी छोटी, ऐसे ही छोटी फाइल्स हमारी ब्राउज़र में सेव हो जाती हैं, कुछ मेमोरी स्पेस लेती हैं। दे हेल्प वेबसाइट्स रिमेंबर यूजर सेटिंग्स एंड इम्प्रूव ब्राउजिंग एक्सपीरियंस। तो कुकीज़ की हेल्प से अब क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, वो क्या होता है जो वेबसाइट में यूज़र की सेटिंग को रिमेंबर रखता है, ब्राउजिंग एक्सपीरियंस इंप्रूव करता है? URL, HTTP, HTTPS, कुकीज़। तो आंसर इज कुकीज़। इस तरह से डायरेक्टली आपके पास इसमें सवाल आ सकता है। आगे देखते हैं ब्राउज़र। ब्राउज़र हमने अभी पीछे भी समझा था। वेब ब्राउज़र क्या होता है? वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, जैसे गूगल क्रोम है, एज है, फायरफॉक्स है, यूज़ करते हैं। ये क्या करेगा, ये HTML को इंटरप्रेट करेगा और रीडेबल फॉर्मेट में दिखाएगा। HTML क्या होती है? HTML होती है हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि आगे के पॉइंट्स इसमें आ जाए। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हमारी HTML की फुल फॉर्म होती है। ब्राउज़र हमारे HTML टेक्स्ट को रीड करके या फिर HTML कोडिंग को रीड करके हमें वेब पेज को जिस तरह से हम देखते हैं उस तरह से डिस्प्ले करता है। वेब पेज और वेबसाइट। वेब पेज क्या होता है? एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है डिस्प्लेड ऑन इंटरनेट। और वेबसाइट क्या होता है? बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन। फॉर एग्जांपल आप IBPS की वेबसाइट पर जाते हैं, आपके पास itself IBPS.in पर एक अगर आप उसको देखें तो वो वेब पेज दिखेगा। बट अगर उसमें बहुत सारी चीज़ें आप देखें कि उसमें अबाउट अस भी होगा, उसमें RRB के बारे में भी कोई एक पेज होगा, RRB क्लर्क का भी कोई एक पेज होगा, IBPS PO का भी पेज होगा, पिछले साल के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड पेज भी होंगे, कॉन्टैक्ट का भी पेज अलग होगा। तो ये बहुत सारे अलग अलग पेजेस हो गए। इन सारे पेजेस को जब एक साथ हमने क्लब कर दिया तो ये बन गया हमारा वेबसाइट। तो एक सिंगल डॉक्यूमेंट जो डिस्प्ले होता है वो हमारा वेब पेज है। बट अगर उस पर हमारे और भी चीज़ें हैं, साथ में मल्टीपल पेजेस हैं, तो वो हमारी वेबसाइट कहलाती है। तो अपने वीडियो को आगे करते हुए अगला टॉपिक हमारा आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की हमारे पास बात करते तो नेटवर्क हमारे पास कितने बड़े एरिया में हम लगा रहे हैं उसके हिसाब से हमने क्लासिफाई किया है। तो नेटवर्क की सबसे छोटी यूनिट हमारे पास होती है लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये क्या होता है, जैसे विद इन अ घर हम लोग एक कोई नेटवर्क बनाते हैं या विद इन अ शॉप, ऑफिस, कोई लैब के अंदर अंदर अगर हम लोग एक नेटवर्क बनाते हैं, वो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है, लैन। ये सारा नेटवर्क हमारा लैन के थ्रू कनेक्टेड होता है स्मॉल एरिया में, जैसे घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, किसी लैब के अंदर। ये क्या करता है कि हाई स्पीड कम्युनिकेशन देता है और रिसोर्स शेयरिंग देता है अमंग नियर बाई डिवाइसेस। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में 5 लैपटॉप या 6 लैपटॉप एक कॉमन वाईफाई मॉडेम से कनेक्ट होकर इंटरनेट पे आपस में चल रहे हैं, तो आप उन 6 लैपटॉप से आपस में भी एक नेटवर्क बना सकते हो जिसे हम लोग लैन बोलेंगे। या जैसे जो लोग गेमिंग करते हैं वो विद इन अ रूम, विद इन अ होम या हॉस्टल के किसी एक कमरे में 4 लैपटॉप, 5 लैपटॉप आपस में वाईफाई से कनेक्ट करके या किसी एक लैपटॉप को ही वाईफाई का मॉडेम बनाकर उसे कनेक्ट करके आपस में सब कनेक्ट हो जाते हैं और एक नेटवर्क बन जाता है। या फिर जैसे साइबर कैफे होते हैं, वहाँ पे एक ही सिस्टम से वो बाकी चारों सिस्टम को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क या फिर लैन कहलाता है। अगला आता है हमारा मैन या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये कंपैरेटिवली एक बड़ी सिटी के लिए या फिर एक बड़े टाउन के लिए होता है या फिर एक एक्सटेंडेड कैंपस एरिया के लिए। इट लिंक्स मल्टीपल लैंड्स टुगेदर एंड ऑफर्स मॉडरेट स्पीड कम्युनिकेशन अक्रॉस द रीजन। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक कॉलेज है जिसकी एक सिटी के अंदर है 5-6 बिल्डिंग्स हैं, तो वो 5 छह बिल्डिंग्स आपस में कनेक्टेड रहेंगी
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू। WAN WAN ये हमारा वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये बड़े ज्योग्राफिकल एरियाज को कवर करता है। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या पंजाब नेशनल बैंक है, इनकी ब्रांचेस पूरे इंडिया में सीबीएस में आपस में कनेक्टेड है। अब वो सीबीएस इंटरनेट के थ्रू तो नहीं चल रहा है ना, तो वो सीबीएस किस पर चलेगा? वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू चलेगा। It covers large geographical areas such as states, countries, or continents. It connects multiple mans and lands using communication technologies like satellites and lease lines. अगला आता है हमारा पैन या फिर पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये हमारे विद इन फ्यू मीटर्स का एक नेटवर्क होता है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ब्लूटूथ से आपस में फोन कनेक्ट करे हुए हैं, या फिर हम लोगों ने एनएफसी कम्युनिकेशन के थ्रू फोन आपस में कनेक्ट करे हुए हैं, या स्मार्ट वॉचेस हमारी ब्लूटूथ से कनेक्टेड होती है, ईयरफोन्स हेडफोन्स हमारे ब्लूटूथ से कनेक्टेड होते हैं फोन या लैपटॉप से। तो ये जो एक नेटवर्क बना है दो डिवाइसेस का, जो कि बहुत छोटे से डिस्टेंस के लिए, फॉर एग्जांपल विद इन फ्यू मीटर्स ही डिस्टेंस से कनेक्टेड रहती हैं, ये हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क या फिर पैन कहलाता है। एक हमारा होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क इटसेल्फ पूरे स्कूल को, कॉलेज को या यूनिवर्सिटी कैंपसेस को या कॉर्पोरेट कैंपसेस को आपस में कनेक्ट कर लेता है। कभी कभी आजू बाजू की बिल्डिंग्स भी होती हैं कि एक कोई बिल्ड ऑफिस है आपका या कोई कंपनी है जो कि दो तीन बिल्डिंग्स के अंदर जिसके ऑफिस प्रिवेलेंट है, तो इट कनेक्ट्स मल्टीपल बिल्डिंग्स एंड डिपार्टमेंट्स, प्रोवाइड्स सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क मैनेजमेंट। ये होता है हमारा कैंपस एरिया नेटवर्क या फिर CAN कैन। अगली चीज आती है हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजीज। ये बताता है कि डिवाइसेस आपस में किस तरह से कनेक्टेड होंगे। सबसे पहले आती है स्टार टोपोलॉजीज। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि जितने भी डिवाइसेस हैं एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड होंगे या फिर स्विच से कनेक्टेड होंगे, और अब जो भी कुछ काम होगा उस स्विच के थ्रू होगा। फॉर एग्जांपल एक डायग्राम बना के आपको यहाँ पे दिखाते हैं। एक ये हमारे पास स्विच है या फिर सेंट्रल हब है, एक पीसी ये है, एक पीसी ये है, एक पीसी ये है, एक पीसी ये है। अब अगर इस पीसी के थ्रू डेटा भेजना है, तो ये यहाँ से पहले इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा। सेम वे इस पीसी को अगर इस पीसी के पास डेटा भेजना है, तो पहले इस स्विच या हब के पास जाएगा और फिर इस पीसी के पास जाएगा। तो इसके अंदर जो ये हब या फिर स्विच हो गया, ये एक सेंट्रल सिस्टम की तरह काम करता है। अगर इसमें कोई पीसी खराब होता है तो नेटवर्क हमारा चलता रहेगा, बट अगर ये हब खराब हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे घरों में होते हैं, जब एक वाईफाई राउटर के थ्रू हमारे सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो वो जो वाईफाई राउटर होता है वो एक स्विच या हब की तरह काम करता है, और बाकी सारे सिस्टम्स हमारे लैन के थ्रू उससे कनेक्टेड होते हैं, और ये एक स्टार टोपोलॉजी बनाते हैं। इसको रब कर देते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं इसी स्लाइड पे हम लोग। अगला हमारे पास आता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी हमारे ऑफिस की लैब्स में या कंप्यूटर लैब्स के अंदर होते हैं। इसमें एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन जाती है इस तरह से। कोई सिस्टम इसमें इधर कनेक्टेड है, कोई इधर कनेक्टेड है, कोई इधर कनेक्टेड है, कोई इधर कनेक्टेड है, कोई इधर कनेक्टेड है। मल्टीपल सिस्टम एक ही लाइन पे कनेक्टेड होता है ना। ये जो अर्ली इथरनेट नेटवर्क्स होते थे उनके अंदर यूज होता था बस टोपोलॉजी। अभी भी कहीं कहीं पे स्कूल्स की लैब्स में जहाँ पे वायर्ड लैंस चल रही हैं, वहां पर बस टोपोलॉजी यूज होते हैं। अगली चीज रिंग टोपोलॉजी होती है। रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, जो भी डिवाइसेस हैं वो एक सर्कुलर पाथ में कनेक्टेड होते हैं। डेटा ट्रेवल्स इन वन और बोथ डायरेक्शंस। एग्जांपल टोकन रिंग नेटवर्क्स, ये पुराने आईबीएम सिस्टम में यूज होते थे, वो रिंग आर्किटेक्चर को फॉलो करते थे। अब रिंग टोपोलॉजी एज सच यूज में नहीं है। मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, ये कंपैरेटिवली ज्यादा रिलायबल होते हैं और हाईली रिडंडेंट होते हैं। इनके अंदर सारे डिवाइसेस आपस में डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक ये डिवाइस है हमारे एक ये डिवाइस है हमारे पास, एक ये डिवाइस है, एक ये डिवाइस है, एक ये डिवाइस है, एक ये डिवाइस है। तो ये डिवाइस इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है। सिमिलरली जो ये वाला डिवाइस होगा ये इससे तो कनेक्टेड है ही है, इससे भी कनेक्टेड रहेगा, इससे भी कनेक्टेड रहेगा, इससे भी कनेक्टेड रहेगा। सिमिलरली जो ये वाला डिवाइस होगा ये इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्ट हो जाएगा, इससे कनेक्टेड है ही है, इससे कनेक्टेड है ही है। तो ये एक मैश टोपोलॉजी बन जाती है। हर डिवाइस एक दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड होगा। ये वाला जो डिवाइस बना ये इससे भी कनेक्ट हो जाएगा, इससे कनेक्टेड है ही है, इससे कनेक्टेड है ही है, इससे कनेक्टेड है ही है। तो इस तरह से एक ये मैश सा बन जाता है नेटवर्क का। ये हमारा कहलाता है मैश टोपोलॉजी। सारे ही डिवाइसेस
इन्हें हम लोग टेक्निकल टर्म्स में नोड्स बोलते हैं। जो हमारे पास अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, टेक्नोलॉजिकली इनको हम लोग नोड वर्ड यूज होता है इनके लिए, NODE। तो सारे के सारे डिवाइसेस या सारे के सारे नोड्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ये होती है हमारी मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट आती है ट्री टोपोलॉजी। इसके अंदर क्या होता है, इसमें स्टार और बस टोपोलॉजीज आपस में मिक्स हो जाती है और एक हेराइकल नेटवर्क बनता है। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास मेन सर्वर ये हो गया। इस सर्वर से हमारे पास एक ये सिस्टम कनेक्टेड है, एक ये सिस्टम कनेक्टेड है, एक ये कनेक्टेड है, एक ये कनेक्टेड है। इस सिस्टम के ही थ्रू फर्दर हम और दो सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हमारे पास चलता है, बट आमतौर पे ये वाला हम लोग कनेक्शन नहीं रखते हैं, इस तरह से ही कनेक्टेड रहते हैं। इसमें ये नोड तो हो गया स्टार टोपोलॉजी का काम, और ये जो हो गया ये हो गई हमारी बस, और इस बस के थ्रू ये सारे सिस्टम कनेक्टेड हैं। तो ये हमारा ट्री टोपोलॉजी हो गया। इसके अंदर ये एक हब जो है सर्वर की तरह काम करता है और बाकी सारे उस सर्वर से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी या हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा नेटवर्क टोपोलॉजीज को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, डिपेंडिंग की ऑर्गेनाइजेशन की क्या नीड्स है। फॉर एग्जांपल, जो मॉडर्न कॉर्पोरेट नेटवर्क्स होते हैं यूजुअली स्टार, मैश और बस टोपोलॉजीज को मिक्स करके एक हाइब्रिड टोपोलॉजी बना दी जाती है। स्टार टोपोलॉजी तो सबके अंदर होती ही होती है, क्योंकि एक सेंट्रल सर्वर होता है जिसके थ्रू सब कुछ कनेक्टेड होता है। फिर यहाँ पे ये फर्दर ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है कि 6 अलग-अलग सिस्टम से कनेक्टेड हो। ये ऑर्गेनाइजेशनल नीड के ऊपर डिपेंड करता है। डायग्रामेटिक वे में हम लोग नहीं जाएंगे, वो हमारे सिलेबस के स्कोप से बहुत बाहर की चीज है। हम लोग आगे चलेंगे, अब आगे देखते हैं इस वीडियो में हमें क्या करना है। अगली चीज आती है हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस। हमने टोपोलॉजीज पढ़ ली, हमने टाइप ऑफ नेटवर्क पढ़ लिए, हमने ये देख लिया कि हमारे पास इंटरनेट पे क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं। अब कुछ डिवाइसेस भी होते होंगे हमारे पास। कौन कौन से तरह के डिवाइसेस हम लोग नेटवर्क में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहली चीज होती है हब। हब एक बेसिक डिवाइस होता है जिसका काम होता है कि जो भी उससे कनेक्टेड डिवाइसेस हैं सबके पास डेटा ब्रॉडकास्ट कर देगा विदाउट फिल्टरिंग। एग्जांपल, स्मॉल ऑफिस नेटवर्क्स में प्री 2000 10 और 100 एमबीपीएस की ईथरनेट हब यूज होते थे। तो मान लीजिए ये एक हब है, इस हब से खूब सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। डेटा इनमें से किसी भी डिवाइस के लिए हो सकता है, वो हब नहीं देखेगा कि डेटा किसके लिए है, वो सारे डिवाइसेस को वो डेटा आगे फॉरवर्ड कर देगा, इररेस्पेक्टिव कि किसी डिवाइस को उस डेटा की जरूरत है या नहीं है। यही हब का ड्रॉबैक भी होता है। अगली चीज आती है इसमें स्विच। स्विच क्या करता है, स्विच का काम होता है कि फॉरवर्ड्स डेटा ओनली टू द करेक्ट डेस्टिनेशन डिवाइस यूजिंग मैक एड्रेस। मैक एड्रेस होता है जो कि किसी भी मशीन का फिजिकल एड्रेस होता है। चीज हमें ध्यान रखनी है कि मैक एड्रेस को हम लोग और क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस, PHYSICAL। मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस भी होता है। तो हब के पास फिजिकल एड्रेस पढ़ने की या फिजिकल एड्रेस आइडेंटिफाई करने की कैपेबिलिटी नहीं थी, वो कैपेबिलिटी आई स्विच के पास। तो जैसे जो मॉडर्न लैन होते हैं ऑफिस में, स्कूल में या बैंक्स में, वो ईथरनेट स्विच यूज करते हैं, जैसे सिस्को के या फिर TP लिंक के स्विचेस यूज होते हैं वहां पर। तो स्विच का क्या काम हुआ, डेटा को करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। हब करेक्ट डेस्टिनेशन पे नहीं, हब सबके पास पहुंचाता था, स्विच ने उसको फिल्टर आउट करके करेक्ट डेस्टिनेशन के पास ही पहुंचेगा। अगला हमारे पास आता है राउटर। राउटर का क्या काम क्या होता है, ये मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है और उन नेटवर्क्स के बीच में डेटा पहुंचाता है। स्विच का काम था डिवाइस टू डिवाइस डेटा भेजने का, और राउटर का काम है नेटवर्क टू नेटवर्क। और नेटवर्क टू नेटवर्क जब डेटा ट्रांसफर करेगा तो उनका आईपी एड्रेस यूज करेगा, एड्रेस यूज नहीं करेगा, आईपी एड्रेस यूज करेगा। जैसे घर के वाईफाई राउटर्स, ब्रॉडबैंड राउटर्स, हमारे जियो फाइबर के, एयर एक्सट्रीम के। तो ये जो राउटर्स के थ्रू हमारा नेटवर्क जा रहा है, जो इंटरनेट से हम कनेक्ट हो रहे हैं, हम आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्ट होते हैं और उसको हम लोग लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, LOGICAL, लॉजिकल एड्रेस। तो स्विच हमारा फिजिकल एड्रेस की डिलीवरी कर रहा है और राउटर हमारा लॉजिकल एड्रेस की डिलीवरी कर रहा है। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी आप लोगों को अब तक। अगर नहीं आई है तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगले पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आता है रिपीटर। रिपीटर का काम क्या होता है कि हम लोग, जैसे आपके घर में मान लीजिए वाईफाई लगा और आपका 3 स्टोरी घर है, तो वाईफाई के नेटवर्क पूरे घर में ढंग से नहीं आएंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, बीच में एक डिवाइस लगा देते हैं रिपीटर। रिपीटर का काम क्या होता है कि जो सिग्नल वीक हो जाता है उसको दोबारा से ठीक करके सिग्नल को आगे भेज देता है।
जैसे जो केबल टीवी वाले बक्से लगाते थे, बॉक्स लगाते थे ना ब्लैक से कलर का, वो एक रिपीटर होता था उनका। रिपीटर strengthens weak or distorted signal to extend the range of a network. Example, Wi-Fi range extender or signal booster used in large homes and offices. अब घरों के अंदर भी लोग वाईफाई एक्सटेंडर्स लगाने लगे हैं। आगे चलते हैं। अगला डिवाइस आता है ब्रिज। ब्रिज का काम क्या होता है कि जो दो अलग अलग लैन सेगमेंट्स होते हैं उन्हें आपस में कनेक्ट करता है। ब्रिज का वैसे भी काम क्या होता है, दो जगह को जोड़ता है ना। ऐसे ही जब दो लैन सेगमेंट्स को या फिर दो अलग अलग लैन नेटवर्क्स को जोड़ना होता है, उसके लिए हम लोग ब्रिज यूज करते हैं। ब्रिज क्या करेगा? फिल्टर करेगा ट्रैफिक को बेस्ड ऑन द मैक एड्रेस। ये पुराने लैन नेटवर्क में यूज होते थे, जिन्हें हम लोग स्मॉलर सेक्शन में बनाते थे और फिर उन्हें ब्रिज के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता था। फिर इसके बाद आता है गेटवे। गेटवे क्या करता है? गेटवे कनेक्ट्स नेटवर्क दैट यूजेस डिफरेंट प्रोटोकॉल। For example, Internet gateway used by ISPs like Jio, Airtel, BSNL to connect to the user to the global internet. अब ग्लोबल इंटरनेट पे प्रोटोकॉल्स अलग हैं। हमारे जो इंटरनेट गेटवेज हमारे जियो यूज कर रहा है, एयरटेल यूज कर रहा है, बीएसएनएल यूज कर रहा है, उनके प्रोटोकॉल्स अलग हैं। तो उन डिफरेंट सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने का काम गेटवे का होता है। मॉडम। मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर डिवाइस। तो मॉडम क्या काम करेगा? जो एनालॉग सिग्नल है उसे डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और डिजिटल को एनालॉग में। ये वाइस वर्सा काम करता है इंटरनेट एक्सेस के लिए। एग्जाम्पल डीएसएल मॉडम्स होते हैं, केबल मॉडम्स होते हैं और फाइबर ओएनटी डिवाइसेस होते हैं जो कि ब्रॉडबैंड कनेक्शंस में हम लोग यूज करते हैं। आगे हम लोग इसमें देखते हैं। आगे हमारे पास एक चीज आती है आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेसिंग में क्या क्या होता है हमारा? आईपी एड्रेस नेटवर्क पर किसी भी डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है और आईपी एड्रेस हमारा लॉजिकल एड्रेस भी कहलाता है। आईपी एड्रेस को ही हम लोग लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। आईपी एड्रेस हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास IPv4 होता है, एक IPv6 होता है। IPv4 32 बिट का होता है, डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में लिखा होता है, जैसे 192.168.1.1। और जो IPv6 होगा वो 128 बिट का होगा और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है, जैसे 2001:DB8:1। ये हमारा IPv6 है। तो IPv4 32 बिट का हो गया और IPv6 128 बिट का हो गया। फिर हमारे पब्लिक आईपी एड्रेसेस यूज्ड होते हैं, जो कि मतलब पब्लिक आईपी एड्रेसेस होते हैं जो कि इंटरनेट पे जो डिवाइसेस होते हैं उनके लिए होते हैं। फिर प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं जो हमारे विद इन लोकल एरिया नेटवर्क, हम अगर कोई नेटवर्क अपना बना रहे हैं, अपना लैन या मैन बना रहे हैं, उसमें जो डिवाइसेस हमारे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे वो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के थ्रू कनेक्टेड होंगे। आगे देखते हैं। अगली चीज आती है हमारे पास डीएनएस। डीएनएस होता है डोमेन नेम सिस्टम। तो जो भी हमारी वेबसाइट में आप देखिए ना, उसमें डोमेन होता है लास्ट में, जैसे google.com, ips.in, youtube.com। तो ये जो है .com है, या फिर rbi.org.in। तो ये जो भी हमारे पास एंडिंग है ना किसी भी वेबसाइट की, ये उसके डोमेन के बारे में बात करता है। तो डोमेन नेम क्या करता है? ये आईपी एड्रेसेस को, नहीं सॉरी, डीएनएस जो डोमेन नेम सिस्टम है, ये काम क्या करता है? ये आईपी एड्रेसेस को डोमेन नेम में ट्रांसलेट करता है। ओके, तो इसकी हेल्प से क्या होता है कि हम लोग नंबर्स की जगह नाम के थ्रू हम लोग वेबसाइट को यूज कर पाते हैं। ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, इसको समझते हैं आगे। डीएनएस ट्रांसलेट्स डोमेन नेम्स इनटू आईपी एड्रेसेस। इट अलाउज यूजर टू एक्सेस वेबसाइट्स यूजिंग नेम्स इंस्टेड ऑफ नंबर्स। Examples include .com, .org, .in, .gov और .edu। ये हमारे DNS के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास DHCP। DHCP की फुल फॉर्म होती है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल ये क्या काम करता है कि डिवाइसेस जैसे ही नेटवर्क पर कनेक्ट होता है, उसे ऑटोमेटिकली एक आईपी एड्रेस एलोकेट कर देगा। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनामिक से मतलब ये है कि वो ऑटोमेटिकली कर देगा, हमें उससे अलग से आईपी एड्रेस देने की जरूरत नहीं होती है। इट रिड्यूसेस नीड फॉर मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगरेशन, जो कि मैंने बताया कि हमें अलग से आईपी एड्रेस देने की नीड नहीं होती है, वो चीज ऑटोमेटिकली हो जाती है डीएचसीपी की हेल्प से।
इट एंश्योर्स एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ आईपी एड्रेस पूल्स इन नेटवर्क्स। तो आईपी एड्रेसेस जो होते हैं उनका एफिशिएंट मैनेजमेंट भी डीएचसीपी करता है। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि कौन सा प्रोटोकॉल या कौन सी सर्विस ऐसी है इंटरनेट पे जो कि एफिशिएंटली आईपी एड्रेसेस को मैनेज करती है नेटवर्क पूल में जब भी कोई नया डिवाइस उससे कनेक्ट होता है। आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा कि आईपी एड्रेसिंग है, IPv4 है, IPv6 है, डीएनएस है या डीएचसीपी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएचसीपी यानी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अगली हम लोग ट्रांसमिशन मीडिया की बात करते हैं कि जो डेटा है, अभी तक हम लोगों ने क्या-क्या पढ़ा? एक बार इसको समझिए। हमने नेटवर्क में क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने पढ़ा कि टाइप ऑफ नेटवर्क्स क्या-क्या होते हैं, है ना? लैन, मैन, वैन, पैन और सीएएन। अब हमने पढ़ा कि उन्हें आपस में कनेक्ट कैसे करना है, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हमने पढ़ी, स्टार, बस्ट, रिंग, मैश, ट्री, हाइब्रिड। अब टोपोलॉजीज़ में डिवाइसेज़ आपस में कौन-कौन से होते हैं जो कनेक्टेड है? वो भी हमने समझे। हब होता है, स्विच होता है, राउटर होता है, रिपीटर होता है, ब्रिज होता है, गेटवे होता है। फिर हमने देखा जब डिवाइसेस आपस में कनेक्ट कर दिए, अब हमने उसमें आईपी एड्रेसिंग करी। डीएनएस की हेल्प से हमने आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट करा। डीएचसीपी की हेल्प से हमने उन्हें ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन कर दिए। अब कनेक्शन भी हो गया, सब कुछ हो गया, बट वो आपस में कनेक्ट किस तरह से हुए? हमने तार जोड़ा होगा, कहीं तो कुछ किया होगा ना। तो वो जो ट्रांसमिशन का मीडियम है या ट्रांसमिशन मीडिया है वो क्या है? वो हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, वायर्ड मीडिया या वायरलेस मीडिया। वायर्ड मीडिया की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। हमारे पास ट्विस्टेड पेयर कॉपर केबल्स होती हैं। ठीक है, वायर्स को हम लोग आपस में लैन में यूज करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल्स को। कोएक्सियल केबल्स होती हैं, जैसे जो पहले टीवी का केबल टीवी वाला वायर आता था सैटेलाइट से, या फिर जो केबल टीवी वाला डब्बा लगाकर जाता था, वहां से एक केबल टीवी का वायर आता था, टीवी के पीछे लगाते थे, वो हमारी कोएक्सियल केबल होती थी। या फिर फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती है जो कि लाइट सिग्नल यूज करती है, हाई स्पीड होती है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में यूज करते हैं। इसके अलावा हमारा वायरलेस मीडिया होता है एक। वायरलेस मीडिया का काम क्या होता है? ये रेडियो वेव्स होती हैं जो वाईफाई में चलती हैं। वाईफाई में, ब्लूटूथ में, रेडियो कम्युनिकेशन में। माइक्रोवेव्स होती हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस सपोर्ट करती हैं विद इन अ कंट्री और इंटर कंट्री के लिए। और इंफ्रारेड वेव्स होती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होता है, जैसे एसी का रिमोट हो गया, टीवी का रिमोट हो गया। ये भी हमारा कम्युनिकेशन ही हो रहा है। तो ये हमारी इंफ्रारेड वेव्स पे काम करती हैं। फिर कुछ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे HTTP। पीछे भी हमने HTTP के बारे में पढ़ा था। ये क्या करता है? इट ट्रांसफर वेब पेजेस बिटवीन सर्वर्स एंड क्लाइंट्स यूजिंग स्टैंडर्ड रूल्स फॉर कम्युनिकेशन। डिफाइन करेगा कि कैसे रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स फॉर्मेट किए जाते हैं जिससे कि वेब ब्राउजिंग हमारी पॉसिबल हो पाए। इसी का जब सिक्योर वर्जन हो जाएगा जिसमें डेटा भी जाएगा, उसमें सिक्योरिटी की लेयर ऐड करनी पड़ेगी, तो वो हमारा HTTPS हो जाता है, जहाँ पे S का मतलब होता है सिक्योर लेयर, और ये डेटा को एनक्रिप्ट कर देता है। FTP FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जब भी हम लोगों को क्लाइंट सर्वर मॉडल बना के फाइल ट्रांसफर करनी होती है, आपने अपनी कंपनी के कोई शेयर्ड फोल्डर होगा, वहां से आप लोग फाइल उठाओगे, उस पर स्टोर करोगे, वो हमारे पास FTP प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। ये अपलोडिंग और डाउनलोडिंग फाइल्स के लिए यूज होता है जब भी वेब सर्वर से हमें कोई फाइल, कोई भी डेटा एक्सेस करना होता है। नेक्स्ट आता है हमारा SMTP। SMTP क्या करता है? जो हमारा एक रेगुलर आउटगोइंग ईमेल होता है क्लाइंट से मेल सर्वर का या बिटवीन मेल सर्वर्स का, उसको इंश्योर करता है। SMTP का काम है टू इंश्योर प्रॉपर डिलीवरी ऑफ द मैसेज टू द रेसिपिएंट्स ईमेल सर्वर। SMTP की फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगली चीज आती है हमारे पास POP3 और IMAP। POP3 और IMAP, इनका काम होता है इनकमिंग ईमेल को रिसीव करना फ्रॉम मेल सर्वर टू द यूजर डिवाइस। POP3 डाउनलोड करेगा और रिमूव करेगा मैसेजेस को फ्रॉम सर्वर। IMAP सिंक करेगा ईमेल अकाउंट को अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल, आपका जो गूगल का जीमेल अकाउंट है वो आपके लैपटॉप में भी होगा, आपके फोन में भी होगा, और हो सकता है अगर आपके पास दो फोन हो तो आपके दूसरे फोन में भी होगा, या फिर आपके किसी दूसरे लैपटॉप या डेस्कटॉप में भी होगा। तो ये ईमेल जीमेल आपका हर जगह सेम हो, ये काम IMAP प्रोटोकॉल का होता है। और POP3 का क्या काम है? कि जो आपके पास इनकमिंग ईमेल है सर्वर से, वो आपके डिवाइस पर आ जाए। POP3 डाउनलोड करेगा और रिमूव करेगा मैसेजेस को सर्वर से आपके डिवाइस पर आ जाएगा।
ये काम POP3 का है और आपके सारे डिवाइसेस पे ईमेल सिंक्रोनाइज्ड रहे, वो काम IMAP का है। TCP/IP TCP/IP जो है फंडामेंटल प्रोटोकॉल स्विच है या सूच है। एक प्रोटोकॉल नहीं है, सूट है प्रोटोकॉल का। टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों प्रोटोकॉल आपस में मिलकर एक प्रोटोकॉल सूट बनाते हैं जिसपे हमारा सारा नेटवर्क चलता है एंड इट इनेबल्स कम्युनिकेशन अक्रॉस नेटवर्क्स एंड द इंटरनेट। ये क्या करेगा, डेटा को पैकेट्स की फॉर्म में बना देगा और उन्हें सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा और डेस्टिनेशन पे उन्हें रीअसेंबल करेगा और डेटा ओरिजिनल फॉर्म में जिस तरह से हमने भेजा था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है और जो कंटेंट मैंने अपलोड करा है आप उसी कंटेंट को देख पा रहे हो। ये काम इंश्योर करना टीसीपी आईपी का होता है। अगला हम लोग वाईफाई स्टैंडर्ड्स को देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे, कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में हमें नहीं समझना इसमें। 802.11b ये एक वाईफाई स्टैंडर्ड होता है जो कि 11 Mbps की स्पीड देता है। 802.11g ये हमें 54 Mbps की स्पीड देता है। 802.11n ये हमें 600 Mbps की स्पीड देता है। 802.11ac ये हमारा 5 गीगाहर्ट्ज के बैंड की स्पीड देता है। और 802.11x जिसे हम लोग वाईफाई 6 बोलते हैं, ये हायर स्पीड और एफिशिएंसी डेंस नेटवर्क्स में देता है। तो ये पॉइंट हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 802.11ax और 802.11ac। 802.11ac क्या करता है, ये 5 गीगाहर्ट्ज का बैंड दे रहा है और ax क्या कर रहा है, हायर स्पीड और एफिशिएंसी डेंस नेटवर्क में दे रहा है या फिर वाईफाई 6 में यूज हो रहा है। आगे देखते हैं। अब हम लोग मोबाइल नेटवर्क्स की बात करेंगे। मोबाइल नेटवर्क में हमें 4 चीजें मेन समझनी है इसमें, 3G नेटवर्क, 4G नेटवर्क, LTE एडवांस जो 4G का एडवांस वर्जन है या फिर 5G नेटवर्क। 3G नेटवर्क क्या करता है, हमें फास्टर डेटा एक्सेस देगा। 2G से वीडियो कॉलिंग इसमें सपोर्ट हुई थी, मोबाइल इंटरनेट आया था अच्छे से, ब्राउजिंग, मल्टीमीडिया, मैसेजिंग और बेसिक ऐप यूसेज विद इम्प्रूव स्पीड। ये हमारा 3G का पार्ट था। 3G हमें 2G से फास्ट स्पीड दे रहा था, बट फिर भी उसके बाद भी हम लोग और इसमें एडवांसमेंट लेकर आते रहे। 4G में क्या आया, 4G ने हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट देना शुरू करा, सुटेबल फॉर स्ट्रीमिंग। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रीमिंग उतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ पे 4G में हमारे पास HD वीडियो कॉलिंग भी आई, ऑनलाइन गेमिंग भी आई और फास्ट डाउनलोडिंग भी आई। और जो लेटेंसी थी या टाइम टेकिंग होता था कुछ भी डाउनलोड करने का, वो 3G से बेटर था। इसके बाद LTE आया जो कि 4G का ही एडवांस वर्जन है। इसकी परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हो गई। 4G से बेटर नेटवर्क एफिशिएंसी, फास्टर ब्राउजिंग और हायर डेटा रेट्स आ गए। किसमें, LTE के अंदर। 5G आया जो हम लोग अभी यूज करते हैं, अल्ट्रा हाई स्पीड नेटवर्क होता है, ये लो लेटेंसी होती है और IoT डिवाइसेस को भी सपोर्ट करता है। इट इनेबल्स एप्लीकेशन लाइक ऑटोनोमस व्हीकल्स, स्मार्ट सिटीज, रिमोट सर्जरी एंड रियल टाइम ऑटोमेशन। फिर इंटरनेट को एक्सेस करने के मेथड, हम इंटरनेट तक पहुंचते कैसे हैं, इंटरनेट को कैसे यूज करते हैं, हमारे लैपटॉप में इंटरनेट या मोबाइल में इंटरनेट कैसे चल रहा है। जैसे ब्रॉडबैंड है हमारा, ब्रॉडबैंड क्या करता है, हाई स्पीड कॉन्टिन्यूअस इंटरनेट एक्सेस देता है। वाईफाई इनेबल्स वायरलेस इंटरनेट एक्सेस थ्रू हॉटस्पॉट्स, जो हमारे घर में वाईफाई राउटर या वाईफाई मॉडेम होते हैं। मोबाइल डेटा यूजेस सेलुलर नेटवर्क्स फॉर इंटरनेट कनेक्टिविटी, जैसे आप लोग फोन में चलाते हो और जब फोन को हॉटस्पॉट बनाते हो तो आपका फोन ये हॉटस्पॉट बनता है, वाईफाई इनेबल्ड हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट्स क्या काम करते हैं, ये मोबाइल या राउटर बेस्ड कनेक्टिविटी को शेयर करते हैं। ये है हमारे इंटरनेट एक्सेस मेथड्स। अगला आता है क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिक्स, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर से बात करेंगे हमारे एग्जाम को देखते हुए। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो ऑनलाइन एक्सेस मिलता है स्टोरेज के लिए, कंप्यूटिंग पावर के लिए, डेटाबेसेस के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए और एप्लीकेशन के लिए विदाउट रिक्वायरिंग एनी फिजिकल हार्डवेयर ऑन द यूजर डिवाइस। फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूब पे मेरा वीडियो अपलोडेड है, आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने सिस्टम से आपको दिखा रहा हूँ या फिर आप अपने सिस्टम में डाउनलोड करके देख रहे हैं। मतलब आपको फिजिकल हार्डवेयर की जरूरत नहीं है इसको स्टोर करने के लिए, आप इसको डायरेक्ट ऑनलाइन ही देखेंगे, ऑनलाइन कहीं पर तो स्टोर होगा ना, तो वो हमारा क्लाउड पे स्टोर है। इट अलाउ यूजर टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग ओनली एन इंटरनेट कनेक्शन। ये होता ही है, आप मेरे वीडियो को कहीं से भी देख सकते हैं, मैं भी इंडिया में कहीं से भी अपना वीडियो बना के रिकॉर्ड कर सकता हूँ एज लॉन्ग एज मैं इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ। क्लाउड कंप्यूटिंग reduces cost, improves flexibility and offers automatic updates.
एग्जाम्पल है क्लाउड के कुछ AWS जो कि हमारा Amazon वेब सॉल्यूशंस है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, IBM क्लाउड। ये कुछ हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जाम्पल्स हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग में ही अगली एक चीज आती है IaaS। एग्जाम में फुल फॉर्म डायरेक्टली पूछी जा सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसको हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसके अंदर क्या होता है, ये वर्चुअल मशीन्स ऑफर करता है, सर्वर ऑफर करता है, स्टोरेज और नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफर करता है ओवर द इंटरनेट। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तो क्लाउड के अंदर ही क्या है, क्लाउड में सिर्फ डेटा स्टोर करना काम नहीं है, वहां पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज भी मिल रही हैं। आपको वर्चुअल मशीन, सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्किंग इंफ्रा भी मिलेगा, जिसे आप इंटरनेट के थ्रू यूज कर सकते हो। यूजर्स कैन क्रिएट, मैनेज एंड स्केल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज विदाउट फिजिकली बाइंग हार्डवेयर। आपको जो भी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज में रिक्वायरमेंट है, आपको वो खरीदने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी कंपनी का क्लाउड यूज कर रहे हो, आप उन्हीं से ही ये सर्विसेज ले सकते हो। इट गिव्स फुल कंट्रोल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर व्हाइल रिड्यूसिंग ऑपरेशनल कॉस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको पूरी कंट्रोल मिलता है और ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। एग्जाम्पल Amazon का EC2, गूगल का कंप्यूट इंजन, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर वर्चुअल मशीन्स। ये सब आपके क्लाउड पे काम करते हैं और ये IaaS का अच्छा एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का काम क्या है, ये आपको रेडी टू यूज प्लेटफॉर्म देते हैं, टूल्स और एनवायरनमेंट देते हैं ऑपरेशन बिल्ड करने के लिए। कोई भी एप्लीकेशन आपको बनानी है, आपको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, तो आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस या फिर PaaS को आप यूज कर सकते हैं। डेवलपर्स कैन राइट, टेस्ट एंड डिप्लॉय सॉफ्टवेयर विदाउट मैनेजिंग द अंडरलाइंग सर्वर और हार्डवेयर। आप डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल आपको कोई बड़ी रिसर्च करनी है, तो आपको उसके लिए अलग से सिस्टम चाहिए, अलग से सॉफ्टवेयर चाहिए। आप एज अ कंपनी उसे नहीं खरीद रहे, आप वो PaaS या फिर PaaS प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आप यूज कर रहे हैं किसी सर्विस प्रोवाइडर की। इसमें क्या होगा, ऐप डेवलपमेंट स्पीड अप हो जाता है क्योंकि इसमें बिल्ट इन फ्रेमवर्क एंड डेटाबेसेस अवेलेबल होते हैं। एग्जांपल गूगल का ऐप इंजन, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर ऐप सर्विसेज या फिर हेरोकू। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसे हम लोग SaaS भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन देता है। वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो कि ऑलरेडी क्लाउड पर है और उन्हें किसी वेब ब्राउजर के थ्रू आप यूज कर सकते हैं, जैसे आपके गूगल डॉक्यूमेंट्स है। गूगल डॉक्यूमेंट्स आपको सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस दे रहा है। यूजर को इसमें अलग से कुछ इंस्टॉल नहीं करना होता, सॉफ्टवेयर को लोकली अपग्रेड नहीं करना पड़ता। जो भी मेंटेनेंस है इसकी, वो सर्विस प्रोवाइडर ही हैंडल करेगा। तो इस भी अच्छा, और एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है आइडियली फॉर डेली यूज एप्लीकेशंस। एग्जाम्पल जीमेल, गूगल ड्राइव, ऑफिस 365, जूम और सेल्सफोर्स। इस वीडियो में इतना ही रहेगा फ्रेंड्स। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है, मेरे चैनल्स पे वीडियो देखना, आपकी नॉलेज अपग्रेड होती है, तो आप मेरे को कमेंट करिए विश्वास। आप मेरे को यूट्यूब पर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम पे मेरे को फॉलो कीजिए, मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।